अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। नावल हम कहाँ के सच्चे थे। मुमानी मुसलसल गशी के आलम में थी, इन्हें होश ही नहीं आ रहा था। जो होश में थे वो भी होश में कहाँ थे, पता नहीं ताज़ियत के लिए कौन कौन आया था। इसकी पूरी यूनिवर्सिटी जैसे वहाँ आ गई थी। वो जो यूनिवर्सिटी की जान थी, अब सबको ही इसके बगैर रहना पड़ेगा। मेहरीन यूनिवर्सिटी से आने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स से मिलती रही और मैं सोचता रहा था कि इसकी राह का सबसे बड़ा कांटा दूर होने पर वो कितनी मसरूर होगी। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मशल ने ये किया है या मशल ऐसी है। अब वो हमेशा इसके नाम के साथ माजी का जीगा इस्तेमाल करेंगे और वो जैसे इसकी शोहरत और कामयाबी से जिससे नफरत थी, अब इसकी फिक्र खत्म हो जाएगी। देर से सही पर खुदा ने इसकी सुन ली थी। तमाम रात घर का कोई फर्द सो नहीं पाया और सुबह मैं इस वक्त सकते में रह गया था जब अकबर मामू ने मेरे पास बैठकर कहा था, पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया, इसे क्या चाहिए था जो इसने खुदकुशी कर ली। मुझे लगा था जैसे मेरे पास कोई बम फटा था और मेरे पर खींचे उड़ गए थे। वो मुझे कहती अगर इसे कुछ चाहिए था, पर इस तरह बगैर कुछ कहे कुछ बताए इसने ऐसा क्यों किया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो घर वीरान हो गया। वो बात करते करते रोने लगे थे और मुझे लगा था किसी ने मेरे गले में वजनी जंजीरों का एक ऐसा गुच्छा डाल दिया था जो मुझे कभी सर उठाने नहीं देगा। मामू कुछ देर के बाद मुझे इसकी मौत की तफसीलात बताने लगे थे। वो लोग इस रात किसी दावत में गए हुए थे। घर में सिर्फ नानी अम्मी, मेहरीन, मशल और मुलाजिम थे। रात देर गए। जब वो लोग घर वापस आए तो मशल का कमरा बंद था। ममानी एक बार इसके कमरे की तरफ गई थी, मगर इसका कमरा बंद था और लाइट भी ऑफ थी। उन्होंने सोचा वो सो चुकी होगी, इसलिए उन्होंने इसे डिस्टर्ब नहीं किया और वो वापस चली गई। मगर सुबह जब वो इसे उठाने आई और बार बार दरवाजा बजाने के बावजूद भी इसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो परेशान हो गई थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों और मामू को बुलवाया था। वो चारों ने मिलकर दरवाजा पीटते रहे, मगर तब भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। शोर की आवाज पर बाकी मामू भी जमा हो गए थे। फिर अशन ने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था और जब वो अंदर दाखिल हुए तो वो गनूदगी के आलम में पड़ी हुई मुश्किल सांस ले रही थी। वो सभी से लेकर हॉस्पिटल गए थे, मगर वो वहां पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी। डॉक्टर ने इसे देखते ही इसकी मौत की तस्दीक कर दी थी। मामू ने अपने असरो रसूख का इस्तेमाल करके डेथ सर्टिफिकेट पर इसकी मौत के सबब हार्ट अटैक लिखवा दिया और पुलिस केस नहीं बनने दिया। सब लोगों को भी यही बताया गया था। सिर्फ करके लोगों को इसकी मौत की असल वजह का इल्म था और शायद ये चीज ही इनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदा थी कि इसने अपने हाथों से अपनी जान ली थी। सोइम तक मामी की हालत पहले से बेहतर हो चुकी थी और सब लोगों ने इसकी मौत को ज़हनी तौर पर कबूल करना शुरू कर दिया था, मगर शायद अभी बहुत कुछ बाकी था। घर की मुलाज़मा ने मशल को घर वालों के जाने के थोड़ी देर बाद मेहरीन के कमरे में जाते देखा था। वो देर तक वहां रही थी और इस दौरान कमरे से इन दोनों के जगने की आवाजें आती रही थी। मुलाजमा ने कमरे के पास जाकर बातें सुनने की कोशिश नहीं की, मगर इसने मामू को कहा था कि मशल जब जोर जोर से बोल रही थी तो मेहरीन बीबी बहुत हंस रही थी और इनके हंसने पर मशल बीबी को और गुस्सा आया था और वो और ज्यादा बुलंद आवाज से बोलने लगी थी। फिर काफी देर के बाद जब वो कमरे से निकली तो इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और ऐसा लगता था जैसे वो अभी रोने लगेंगी। अपने कमरे में जाने के कुछ देर बाद वो नीचे आई थी और उन्होंने चौकीदार को कुछ खत घर के पास लगे लेटर बॉक्स में डालने के लिए दिए थे और फिर वो ये कहकर अपने कमरे में चली गई थी कि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे, वो सोने जा रही हैं। मामू ने इसी वक्त मेहरीन को बुलवाया था और इससे पूछा कि मशल की मौत वाली रात इन दोनों के दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ था। पहले तो इसने सिरे से इस बात से इनकार किया था कि इन दोनों के दरमियान किसी बात पर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मगर जब मामू ने मुलाजमा को सारी बातें बताने को कहा तो वो बेहद परेशान हो गई थी। वो कुछ भी नहीं बता सकी थी। सब लोग यकदम इसके खिलाफ हो गए थे। वो सब इसे असल बात बताने पर मजबूर कर रहे थे, मगर वो कुछ भी नहीं बता रही थी। वो सिर्फ ये कह रही थी कि मशल इससे नाराज थी, मगर क्यों नाराज थी ये इसने नहीं बताया।
میں جانتا تھا کہ مشیل اس سے کیوں ناراض تھی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے منگنی کے 1 ہفتے بعد اس سے لڑنے گئی ہوگی۔ بات یقیناً کچھ اور ہوگی، اور بات کیا تھی وہ یہ نہیں بتا رہی تھی۔ اشر نے چوکیدار سے ان خطوں کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ بھی ان کے پتے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ لیٹر باکس میں خط بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انہیں پوسٹ کیے 3 دن ہو چکا تھا۔ اشر نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تھی، مگر وہاں سے صرف اس کی جلی ہوئی ڈائری برآمد ہوئی تھی، اور میں جانتا تھا کہ اس نے اپنی ڈائری کیوں جلائی ہوگی، صرف مجھے بچانے کے لیے، تاکہ کوئی مجھے اس کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرا سکے۔ اگر کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر وہ مہرین سے ناراض ہوتی، تو وہ کبھی بھی یہ منگنی نہ ہونے دیتی۔ وہ اپنے باپ سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتی تو اکبر ماموں میری امی کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ مہرین کو بہو نہ بنائیں اور اس کی جگہ مشل سے میری شادی کروا دیں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یقیناً مہرین جھوٹ بول رہی تھی۔ سب کے اصرار کے باوجود اس نے بتانے سے انکار کر دیا، اور وہ اشر وہ اس قدر طیش میں آ گیا تھا کہ وہ اسے شوٹ کر دینا چاہتا تھا۔ سب نے اسے پکڑ لیا اور میرا دل چاہا کہ کوئی اسے نہ پکڑتا، وہ اسے شوٹ کرنے دیتے۔ مہرین مر جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ اگر دنیا کو مشل کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا تو مہرین کے نہ ہونے سے کیا ہو جاتا؟ تم اگر نہیں بتاؤ گی کہ تم نے مشل سے کیا کہا تھا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اشر نے اسے دھمکی دی تھی، لیکن وہ اسی طرح چپ رہی تھی، اور پھر اچانک اشر نے تیزی سے جا کر اس کا گلا پکڑ لیا تھا اور اس کا گلا دبا رہا تھا۔ سب اسے چھڑانے کے لیے بھاگے تھے، مگر وہ نہیں اٹھا تھا۔ میں اسے کیوں بچاتا؟ کیا اس نے مشل کو بچایا تھا؟ ماموں اشر کو کھینچ کر باہر لے گئے تھے، مگر وہ اسے گالیاں دے رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا جا رہا تھا، میں اس کتیا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ناگن ہے، ساری عمر یہ ہمارا کھاتی رہی ہے اور اس نے میری بہن ہی کو ڈس لیا، میں اسے مار دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس رات میں نے امی سے کہا تھا میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ انہوں نے اس کی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اسود، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ سب اس کے دشمن ہو رہے ہیں، اگر تم بھی۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ مشل کا کیا قصور تھا؟ اسے کس بات کی سزا ملی ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی وہ مر گئی، اور یہ تو زندہ ہے۔ اور اس نے بھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی وہ مر گئی، اور یہ تو زندہ ہے۔ اسے کیا فرق پڑا ہے؟ لوگوں کے دشمن ہونے سے میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنے کے بعد سیدھا مہرین کے پاس گیا تھا۔ اس کا دروازہ اد کھلا تھا۔ میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنے نہیں آیا ہوں کہ تم نے اسے کیسے مارا، میں صرف وہ انگوٹھی لینے آیا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم کسی اور کو ڈھونڈ لو جو تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت کر سکے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہوں خدا انہیں ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر پھر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ ایک جھٹکے سے اس سے انگوٹھی لے کر میں باہر نکل آیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں میں نے مشل کو مرنے کے لیے مجبور کیا تھا، جہاں اس نے مشل کو کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں کراچی لوٹ آیا تھا۔ وہاں رہ کر بھی اب کرتا بھی کیا کرتا، وہاں بچہ ہی کیا تھا۔ امی ابھی ماموں کے گھر پر ہی تھی۔ انہیں مشل کے 10ویں کے بعد آنا تھا۔ اس شہر سے واپسی آ کر آزادی کا احساس ہوا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا جیسے ہر وقت مجھے کچھ چیز اپنے گھیرے میں رکھی ہے، جیسے ہر وقت کوئی مجھ پر خنس رہا ہے، اور یہاں آ کر مجھے لگا تھا جیسے میں سانس لے سکتا ہوں۔ واپس آنے کے اگلے دن میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ پورا دن آفس گزارنے کے بعد میں شام کو واپس آیا تھا۔ اسٹڈی میں آنے کے بعد میں نے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ہوئی گزشتہ دنوں کی ڈاک دیکھ لی تھی۔ ایک لفافے پر نظر پڑتے ہی میرا سانس رک گیا تھا۔ میں اس تحریر کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ مشل کے ہاتھ سے لکھا ہوا پتہ تھا۔ میں نے بےتابی سے لفافہ کھولا، ایک رکا، ٹیبل پر گرا، میں نے اسے اٹھایا۔ اس کی آخری تحریر میرے سامنے تھی۔ اسود علی، میں جو ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں، آج پہلی بار تمہیں کوئی دعا نہیں دوں گی، نہ یہ کہوں گی کہ تم ہمیشہ سلامت رہو، اور نہ یہ کہ تم خوش بھی رہو اور لمبے عرصے تک جیو بھی۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے تم پر اعتبار کیا کیسے۔ میں تو کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتی تھی۔ مجھے تو بہت فخر تھا کہ مجھے لوگوں کی پہچان ہے۔ میں چہرے سے انہیں
जान लेने का दावा करती थी, पर मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब तुम्हारे जैसा सांप अपनी आस्तीन में पाल लिया। मानती हूँ जिंदगी में पहली बार इतराफ करती हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ बल्कि पागल हूँ, और जो सच्चाई और अच्छाई के फंदे मैंने अपने गले में डाल रखे थे ना अब यही मुझे मार डालेंगे। मेरी सच्चाई कहाँ मेरे काम आई है और मेरी अच्छाइयों ने कब मुझे नुकसान से बचाया है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो कभी किसी को फरेब नहीं दिया। मेरी जिंदगी में तुम क्यों आ गए? आखिर तुम्हें मैंने क्या तकलीफ पहुंचाई थी? आज मेहरीन ने मुझे बताया था कि तुम शुरू से ही इससे मोहब्बत करते थे, मेरे साथ सिर्फ इसे खुश करने के लिए अफेयर चला रहे थे। इसे मुझे तुम्हारे हाथ से लिखे गए खतूत दिखाए थे जिनमें तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। तुमने लिखा था कि मुझे तमाशा बनाकर तुम्हें इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि तुमने मेहरीन को खुश कर दिया है। हाँ, वाकई तुमने मुझे तमाशा बना दिया है, मगर तुम खुद भी एक दिन तमाशा बन जाओगे, क्योंकि जिस मेहरीन के लिए तुमने मेरे साथ ये फ्रॉड किया वो भी तुमसे फ्रॉड कर रही है। इसने मंगनी तुम्हारे साथ जरूर की है, मगर शादी वो तुम्हारे साथ कभी नहीं करेगी। वो शादी असफंद से करेगी जिससे वो मोहब्बत करती है, और फिर तुम भी मेरी तरह खाली हाथ रह जाओगे। असवद, तुम दोनों ने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आखिर क्यों? मैंने तो कभी तुम दोनों का बुरा नहीं चाहा, कभी तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम जानते हो मैं मेहरीन से कितनी मोहब्बत करती थी। मैंने इसे हर नुकसान, हर मुसीबत से बचाने की कोशिश की थी, मगर इसने मुझे ही अपनी जिद और हसद की बट्टी में झोंक दिया। क्या मेरा गुनाह ये था कि मैं खूबसूरत हूँ और वो मामूली शक्ल सूरत की मालिक है? जो खूबसूरत होते हैं क्या इन्हें मेरी तरह सलीब पर चढ़ा दिया जाता है? क्या अच्छे लोगों के मुकद्दर में सिर्फ धोखा खाना होता है? शायद ऐसा ही होता है। तुम दोनों सारी जिंदगी खुश रहोगे। मेहरीन किसी और से शादी करेगी तब भी खुश रहेगी, तुमसे शादी करेगी तब भी इसे सब कुछ मिल जाएगा। शोहर की मोहब्बत, इज्जत, दौलत, औलाद, सुकून, खुशियां, चाहे वो इसकी मुस्तहिक हो या ना हो, पर काश इसे ये सब कुछ ना मिल पाए। तुमसे शादी करके भी वो हर चीज से महरूम रहे जैसे आज मैं महरूम हूँ। लेकिन अल्लाह क्या मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेगा? हाँ, आखिरी ख्वाहिश को, क्योंकि मैं अब तुम दोनों के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रही हूँ, और मैं तो किसी के सामने भी अब नजर नहीं उठा पाऊंगी। वो हर एक को बताएगी कि इसने किस तरह मुझे बेवकूफ बनाया है, और लोग मुझ पर हंसेंगे, पूरे खानदान वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर मैं क्या करूंगी? मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मशल को अब मर ही जाना चाहिए। और तुम असवद अली, तुम वो थे जिसे मैंने चाहा था, और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे हाथ से कागज छूट गया था, मैं कुर्सी पर गिर गया। सो वो इसलिए मर गई कि इसे लगा कि मैंने इसके साथ धोखा किया है, और ये बात इसे मेहरीन ने कही थी। तो मशल की जिंदगी की इस आखिरी रात को इसे ये कहा गया था। मैं सर को दोनों हाथों में थामे वहां बैठा रहा। मेरी जिंदगी में मेहरीन कितनी बार शब खून मारेगी? आखिर कितनी बार? इसे ये झूठ बोलकर क्या मिला? क्यों इसने मशल को मरने पर मजबूर कर दिया? मेरा दिमाग सवालों से फट रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं मेहरीन को ऐसे देखते हुए अलावे में फेंक दूं जहां वो जलती रहे और जलती ही रहे, इतनी देर तक चलती रहे जब तक इसे अपनी जिंदगी के सारे गुनाह याद ना आ जाएं। इसने पता नहीं अपनी किस किस महरूमी का बदला लिया था, मगर क्या इसकी महरूमियों की जिम्मेदार मशल थी या क्या मैं इसका जिम्मेदार था? अगर मेरी जिंदगी में मशल को नहीं आना था तो अब मेहरीन की जिंदगी में भी कोई असमंद नहीं आएगा। अगर मशल की जिंदगी हर चीज से महरूम हो गई थी तो वो भी हो जाएगी। मशल तो एक बार मरी थी, मगर मेहरीन बार बार मरेगी। मैंने लाहौर अम्मी को फोन किया था और इन्हें कहा था कि मैं अपनी मंगनी को बरकरार रखना चाहता हूँ। वो मेरे फैसले पर हैरान रह गई थी कि अभी कल ही तो मैं इन्हें मंगनी की अंगूठी देकर आया था, और आज मैं इन्हें ऐसा कह रहा था कि मैं इसे मंगनी करना चाहता हूँ। वो कुछ बोल नहीं पाई थी। मैंने इन्हें इसका मौका ही नहीं दिया था, और फिर मैंने फोन बंद कर दिया था। मशल के 10वीं के बाद वो कराची आ गई थी। मैं 10वीं पर नहीं गया। मैं वहां सिर्फ एक बार जाना चाहता था, सिर्फ एक बार। अम्मी ने अभी मेहरीन से मंगने की बात नहीं की थी। वो ये बात मशल के चेहलम के बाद करना चाहती थी। मैंने कोई इसरार नहीं किया था, मुझे जल्दी भी नहीं थी। मशल के चेहलम पर अम्मी लाहौर गई थी और चंद दिन में वो वहीं रही। फिर उन्होंने मुझे वहीं से फोन करके कहा था कि मेहरीन अब मंगनी पर रजामंद नहीं हो रही। एक आग थी जो मेरे अंदर बरक रही थी। मैंने इन्हें कहा था वो रजामंद हो रही है या नहीं, अब मुझे इसी से शादी करना है हर कीमत पर, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और अगर मुझसे इसकी शादी नहीं हुई तो फिर कहीं भी नहीं होगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो असवद?
तुम इससे कौन सा बदला लेना चाहते हो? मैं कोई बदला नहीं लेना चाहता, मुझे सिर्फ इसी से शादी करना है, और अगर ये शादी ना हुई तो मैं भी मशल की तरह खुद को शूट कर लूंगा, मगर इसको बचने नहीं दूंगा। मैं ये लिख कर रख कर जाऊंगा कि मेरी मौत की जिम्मेदार वो है, फिर मैं देख लूंगा वो कैसे खुद को बचाएगी। मैंने फोन का रिसीवर पटक दिया था। मैं नहीं जानता था अम्मी ने इसे क्या कहा था, क्या वास्ता दिया था, कौन सी धमकियों का इस्तेमाल किया था, मगर जब वो वापस आई थी तो इसकी रजामंदी की खबर लाई थी। मशल के घर वाले इस खबर से बड़हम थे और उन्होंने हमसे कदा ताल्लुक कर लिया था। मेहरीन अपनी अम्मी के पास चली गई थी और पूरे 3 माह बाद मैं इसे बहुत सादगी से ब्याह लाया था। मैंने इसकी अम्मी की सारी इल्तिजाएं मुस्तरद कर दी थी। वो इसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, मगर मुझे किसी धूमधाम की जरूरत नहीं थी। ये सब खुशी के एहतमाम होते हैं और मैं खुश नहीं था। शादी की रात अपने कमरे में जाने से पहले अम्मी ने मुझे कहा था, मेहरीन बेकसूर है असवद, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा था। तुम इस पर कोई ज्यादती मत करना प्लीज, जो हो चुका है इसे भूल जाओ। अब वो तुम्हारी बीवी है, इसकी इज्जत और मोहब्बत करना तुम्हारा फर्ज है। मैंने इसे रजामंद करने के लिए इसे बहुत वादे दिए थे। अब मेरी जबान का पास रखना प्लीज। मुझ पर इनकी किसी इल्तिजा का कोई असर नहीं हुआ था। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो मेरी बीवी है और मुझे देखना है कि वो कितनी अच्छी बीवी है। बेकसूर तो कोई और भी था, फिर भी क्या हुआ? असवद, अम्मी ने मेरा बाजू पकड़कर पता नहीं मुझे क्या याद दिलाने की कोशिश की थी। आप फिक्र न कीजिए अम्मी जी, वो जिंदा रहेगी, इससे कुछ नहीं होगा। मैं इसे कत्ल करने की हमाकत नहीं करूंगा। मैंने इनका हाथ अपने बाजू से खटाते हुए इन्हें तसल्ली दी थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गया था। वो सर झुकाए अरोसी लिबास में इसी जगह बैठी हुई थी जहां मैं मशल को देखना चाहता था, और मशल इस वक्त कब्र में थी। मेरा खून खोल रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसके गले में फंदा डाल दूं, इसे छत से लटका दूं तब तक जब तक इसका सांस बंद ना हो जाए। मगर मुझे और कुछ करना था। ये वो कमरा है जहां आने की ख्वाहिश तुमने कभी न की हो, पर जिसे यहां आने की ख्वाहिश थी तुमने इसे कब्र में पहुंचा दिया। मैंने इसके सर से दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया था। इसने मुझे देखा था, इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरी जगह तो तुम शायद असमत को देखना चाह रही थी, या शायद किसी और को। कुछ पता नहीं होता तुम जैसी लड़कियों का कब किस पर फिदा हो जाए। इसने नजरें झुका ली। इस खत को पढ़ो, ये इसने मुझे इस रात को लिखा था जब तुमने इसे ये कहा था कि मैंने इसे फरेब दिया है, इसके साथ धोखा किया है। मैंने इस खत को जेब से निकालकर इसके चेहरे के सामने कर दिया। इसने नजरें उठाकर मुझे देखा और फिर खत को देखने लगी। इसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। चंद लम्हों के बाद इसने कहा था, कितना झूठ बोलोगी, आखिर कितना झूठ बोलोगी? क्या तुम्हें खुद से गिन नहीं आती? कोई एक खूबी भी नहीं है तुम में, बल्कि खामियों का मरका हो। सिर्फ चेहरा बदसूरत नहीं है, तुम्हारा दिल इससे भी ज्यादा गनौना है, दिमाग इससे भी ज्यादा मकरू है, और जुबान इससे भी ज्यादा घटिया है। और तुम्हारा हर झूठ तुम्हारे चेहरे की बदसूरती में इजाफा करता जाता है। कभी जिंदगी में सच बोला है तुमने, जैसे मशल बोलती थी, लेकिन सच ने अगर मशल को कोई फायदा नहीं पहुंचाया तो अब झूठ भी तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। मैं तुम्हारे इस भयानक चेहरे को लोगों के सामने जाहिर कर दूंगा, इन्हें तुम्हारी असलियत बता दूंगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग तुम पर थूकेंगे। बिल्कुल इसी तरह मैंने इसके चेहरे पर थूक दिया और इसने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद किए हुए हाथ से अपना चेहरा साफ किया। मैं बेड से खड़ा हो गया। असवद, इसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। इस रात मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा था। अब वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि अपने हाथों की पुश्त पर नजरें जमाई हुई थी। आज आखिरी बार तुमने मेरा नाम लिया है। आइंदा तुम अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम नहीं लोगी। जो बात मशल ने कही है वो कभी झूठ नहीं हो सकती, कभी नहीं। और तुम्हारी तो पूरी जात ही झूठ से बनी हुई है। तुम्हारा बाप भी यूं ही झूठ बोलता था अपना नशा पूरा करने के लिए। वो किस तरह घर जा जाकर कहानियां गढ़कर सुनाया करता था, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और तुम भी इसी की औलाद हो ना? याद है ना, इसकी लाश एक गंदी नाली में पड़ी हुई पाई गई थी, और तुम भी एक दिन इसी तरह किसी सड़क के किनारे पाई जाओगी। तुम्हारे बाप को तो नशे ने मारा था, मगर तुम्हें तुम्हारा झूठ मारेगा। इस जेवर और लिबास को उतार दो। आज के बाद तुम कभी कोई जेवर नहीं पहनोगी, कभी कोई अच्छा लिबास नहीं पहनोगी। तुम्हारे जिस्म पर वो लिबास होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता रहे। अपनी माँ को बता देना कि अब वो ना तुमसे मिलने के लिए आए, ना तुम इनसे मिलने के लिए जाओगी। तुम्हें मेरे घर से सिर्फ इतना रिज़्क मिलेगा जिससे तुम जिंदा रह सको और तुम्हारा जिस्म ढका रहे, और किसी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं है।
वो मेरे खामोश होने पर बेड से उठ गई थी। कमरे के कोने में जाकर उसने कारपेट पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाया और ड्रेसिंग रूम में चली गई। मैंने फ्रिज में से पानी का गिलास लेकर पिया, मगर मेरे गुस्से की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। वो कुछ देर के बाद एक सादा सूट में मलबूस ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी। बहुत खामोशी से बेड के दूसरी तरफ जाकर तकिया लिए बगैर कारपेट पर लेट गई थी। मैंने लाइट ऑफ कर दी थी। बिस्तर पर लेट कर मैं अपने आइंदा के लहा अमल के लिए बारे में सोचता रहा। फिर मैं आंखें बंद करके सो गया। अगली सुबह 5 बजे अलार्म की आवाज से मेरी आंख खुल गई थी। मैंने कमरे की लाइट जला दी। वो भी उठकर बैठ गई थी।